हेलो क्लास, चलिए हम लोग है ना छत्तीसगढ़ का जो इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे उसको आज कंटिन्यू करते हैं। फिर पिछला क्लास आपका कलचुरी वंश का था, है ना। रायपुर में जो कलचुरी वंश है उसको हम लोग क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे। ठीक है, तो वहाँ तक की सारी चीज़ें हम लोगों ने वीडियो के माध्यम से अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। अब इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे मराठा शासन के बारे में छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, तो मराठा शासन के बारे में पढ़ेंगे। तो मराठों का शासन आपको छत्तीसगढ़ में है ना कुछ चरणों में देखने को मिलता है। साथ ही कलचुरी काल में आप लोगों ने देखा, ठीक है, कि रघुजी द्रुति के जो सेनापति हैं, नाम है भास्कर पंत, वो क्या करते हैं, बंगाल विजय के दौरान है ना छत्तीसगढ़ से गुजरते हैं। उस दौरान वो रतनपुर पर, ठीक है, उस दौरान वो क्या करते हैं, तो रतनपुर पर आक्रमण कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है क्या होता है कि रतनपुर का जो केंद्रीय सत्ता कमजोर हो जाता है, सैन्य सत्ता लगभग बिल्कुल ना के बराबर होती है ना। तो कलचुरी वंश का धीरे धीरे क्या होने लगता है, पतन होने लगता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और उसी में, ठीक है, क्योंकि उस समय आप लोगों ने देखा कि भास्कर है ना, भास्करपन जो सेनापति होते हैं वो जो क्या करते हैं, उस क्षेत्र को विजित कर, ठीक है, हालांकि आत्मसमर्पण कर दिया जाता है, तो ऐसा कहेंगे कि भास्कर पंथ के द्वारा क्या उस क्षेत्र को विजित कर और अपना एक मुख्तियार नियुक्त कर क्या करते हैं, वो आगे बंगाल अभियान में चले जाते हैं। ठीक है, तो उस समय आप क्या देखते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से जो मराठों का शासन है वो रतनपुर में क्या होता है, चालू हो जाता है। ठीक है, तो देखिए मराठों का शासन है ना, जो भोसलों का शासन है वह किस तरीके से होता है, इसके बारे में हम लोग मराठा शासन में यहाँ पे डिस्कस करेंगे अभी। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो मराठों का शासन है ये छत्तीसगढ़ में आपको 4 चरणों में देखने को मिलेगा। कितने, तो 4 चरणों में। ठीक है, कितने, तो 4 चरणों में। ठीक है, जो मराठा जो है छत्तीसगढ़ में शासन करते हैं ये आपको 4 चरणों में देखने को मिलता है। ठीक, कैसे, तो देखिए एक प्रत्यक्ष भोसला शासन। ठीक है, पहला जो है प्रत्यक्ष भोसला शासन ये आपको देखने को मिलेगा 1758 से 1787 तक। ठीक है, जो प्रत्यक्ष भोसला शासन है ये आपको देखने को मिलेगा 1758 से 1787 तक। उसी प्रकार दूसरा जो है सूबा शासन है ना, जिसको हम लोग सूबेदारी शासन भी कहते हैं, यह दूसरा आपको देखने को मिलेगा 1787 से 1818 ईस्वी तक। ठीक है, सूबा शासन या सूबेदारी शासन ये जो है ये आपको देखने को मिलेगा 1787 से 1818 ईस्वी तक। ठीक, और इसके बाद तीसरे चरण में, ठीक है, ब्रिटिश संरक्षण के अधीन 1818 से 1830 ईस्वी तक। ठीक है, जो मराठा है, ठीक है, देखिए पहले 2 शासन में क्या होता है कि प्रत्यक्ष, पहले है ना, पहला तो प्रत्यक्ष भोसला शासन यहाँ को देखने को मिलता है। उसके बाद, ठीक है, जैसे 1758 से 1787 तक प्रत्यक्ष यहाँ पे भोसला शासक स्वयं रह के शासन करते हैं। उसके बाद आपको सूबा या सूबेदारी शासन 1787 से 1718 तक देखने को मिलता है। बेसिकली इसमें होता क्या है कि जो भोसला शासक है वो यहाँ प्रत्यक्ष रूप से खुद आकर शासन नहीं करते हैं, बल्कि वे सूबेदारी है ना, इसके लिए शासक नियुक्त करते हैं। ठीक है, इसके लिए वो एक ठेकेदार है ना, सूबेदारी कहने का मतलब जो ठेकेदार होता है ना, जो शासन करने के लिए जो ठेकेदार होता है उसको नियुक्त किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोले यहाँ पे, सूबा। ठीक है, सूबेदार। तो जो ठेकेदार या सूबेदार उनके माध्यम से है ना, वो जो है भोसलों के द्वारा उनको इस शासन क्षेत्र में क्या किया जाता है, भेजा जाता है और इनके माध्यम से शासन किया जाता है। ये क्या हो गया, सूबा या सूबेदारी शासन है ना, सूबेदार नियुक्त करके किया जाता है। इसके बाद तीसरे चरण में आपको देखने को मिलेगा कि इस दौरान जो भोसला और मराठे होते हैं है ना, इनका जो युद्ध देखने को मिलेगा किनके साथ, तो अंग्रेजों के साथ। ठीक है, इस समय तक अंग्रेज जो है क्या करते हैं, भारत को है ना, भारत के बहुत सारे हिस्से को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिए रहते हैं। तो इसी दौरान, ठीक है, जब इनके बीच क्या होता है, भोसला शासन है या मराठा शासन जो है वो अंग्रेजों के अधीन रहकर काम करता है। मतलब जो अंग्रेज होते हैं उनके मुखिया होते हैं और उनके के कहे अनुसार जो है यहाँ पे मराठा शासन करते हैं। इसी को कहा गया है कि ब्रिटिश संरक्षण के अधीन, आपको याद रखना है 1818 से लेकर 1830 तक ब्रिटिश संरक्षण के अधीन है ना, ये मुगलों क्या किया जाता है, मराठों के द्वारा शासन किया जाता है। उसी प्रकार चौथे चरण में आप देखेंगे कि पुनः भोसलों का शासन आ जाता है। ठीक है, तो देखिए तीसरे चरण में आप क्या देखते हैं, अंग्रेजों का जो आधिपत्य है वो बढ़ते जाता है और साथ ही
इसमें जो है मराठों का जो शासन है ना, शासन तंत्र है वो कमजोर पड़ जाता है और वो अधीन आ जाते हैं किनके, तो ब्रिटिश के। ठीक है, तो ब्रिटिश संरक्षण के अधीन समय आपको याद रखना है 1818 से 1830 का समय जो होता है। उसके बाद अब आगे देखेंगे पुनः भोसला शासन, उसके बाद फिर ब्रिटिश संरक्षण के बाद का समय 1830 से 1854 तक भोसला जो है पुनः शासन करते हैं। ठीक है, भोसला जो है पुनः क्या, तो प्रत्यक्ष रूप से शासन करने लगते हैं। वो कैसे, उसको उसके संबंध में देखेंगे कि जब ब्रिटिश संरक्षण के अधीन ये शासन कर रहे होते हैं, ठीक है, तो जो अंतिम जो शासक होते हैं 1830 के समय, ठीक है, अंतिम जो शासन होते हैं 1830 के समय, उस शासक का जो पुत्र होता है ना, उनकी मृत्यु के बाद उनका जो पुत्र होता है ना, उसकी उम्र जो है क्या होती है, बहुत ही कम रहती है। ठीक है, वो जो है क्या शासन के अपने वो शासन चलाने के लायक नहीं होता है, तो उसके एक उम्र तक है ना, जब तक वो नाबालिग था, उसके बाद एक उम्र तक, एक तय उम्र तक जब वो शासन को अपने हाथ में क्या कर सके, ले सके, शासन की बागडोर संभाल सके, शासन को संचालन कर सके। ठीक है, तो उसके एक उम्र तक अंग्रेजों के द्वारा क्या किया जाता है, उसको संरक्षण प्रदान किया जाता है। और जैसे ही वो सत्ता है ना, सत्ता को क्या करने के लिए अपने हाथों में लेने के लिए तैयार होता है, उसके बाद ब्रिटिश की अधीनता यहाँ से क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है और भोसलों का पुनः शासन यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है। ठीक, यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा कि भोसला जो है छत्तीसगढ़ में 4 चरणों में शासन करते हैं। पहला तो प्रत्यक्ष भोसला शासन, ये समय आपको याद रखना है जहाँ भोसला जो है स्वयं स्वतः आकर शासन करते हैं 1758 से 1787 ईस्वी। और दूसरा चरण में आपको सूबा या सूबेदारी शासन व्यवस्था देखने को मिलेगी, और ये भी मराठों के, ये भी है ना, मराठे या भोसले करते हैं, ये करते हैं 1787 से 1818 ईस्वी तक। उसके बाद तीसरे चरण में आपको ब्रिटिश संरक्षण के अधीन जो मराठों का शासन है वो देखने को मिलता है 1818 से 1830 ईस्वी तक। उसी प्रकार पुनः भोसला शासन ये आपको देखने को मिलेगा 1830 से 1854 ईस्वी के बीच। ठीक, तो यहाँ पर आप लोगों ने मराठों का शासन जो छत्तीसगढ़ में हुआ उसके चरणों के बारे में देखा कि ये 4 चरण में हुआ और उसका टाइमलाइन, यह सब चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए अब इसमें हम लोग देखते हैं प्रत्यक्ष भोसला शासन के बारे में। ठीक है, समय और टाइम पीरियड आपको याद रखना है 1758 से 1787। ठीक है, 1758 से लेकर 1787 तक जो शासन मराठों को द्वारा किया जाता है उस शासन को प्रत्यक्ष भोसला शासन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप याद रखेंगे। चलिए अब देखते हैं इस समय, ठीक है, मराठों या भोसलों को शासन आपको देखने को कहाँ मिलेगा, तो नागपुर में, याद रखना, महाराष्ट्र के नागपुर में। और यहीं से ये क्या करते हैं, बंगाल विजय के दौरान छत्तीसगढ़ आते हैं और छत्तीसगढ़ क्षेत्र को क्या करते हैं, अपने अधीन कर लेते हैं, विजित हो जाते हैं। ठीक, तो नागपुर में जो शासक है, नाम याद रखना, रघुजी प्रथम। ठीक है, आपको महाराष्ट्र का नागपुर याद रखना है, साथ ही वहाँ जो भोसला शासक है नाम है रघुजी प्रथम। इनकी जैसे ही मृत्यु होती है, ठीक है, इनके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार के लिए युद्ध क्या हो जाता है, चालू हो जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र के नागपुर में जो भोसला शासक रघुजी प्रथम होते हैं, ठीक है, उनकी जैसे ही मृत्यु होती है, उनके पुत्रों के बीच है ना, जो अधिकार क्षेत्र है शासन करने के लिए, शासन का क्षेत्र के लिए क्या होता है, युद्ध जो है चालू हो जाता है। ठीक है, तो अब इसमें जो है इन सब चीज़ों को देखकर जो वहाँ उपस्थित जो पेशवा होते हैं वो जो है ना, उत्तराधिकार के युद्ध के बीच क्या करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं। ठीक है, हस्तक्षेप करते हैं, वो उनके बीच में आते हैं और युद्ध विराम कराते हैं। साथ ही वो उनके बीच समझौता करते हैं और समझौता के तहत जो इनका जो अधिकार क्षेत्र है या शासन करने वाले जो क्षेत्र है उसका क्या करते हैं, विभाजन करते हैं। ठीक है, नागपुर में आप लोगों ने क्या देखा, ठीक है, महाराष्ट्र के नागपुर में जो रघुजी प्रथम होते हैं, ठीक है, उनकी जैसे ही मृत्यु होती है, उनके पुत्रों के बीच जो शासन क्षेत्र है ना, अधिकार करने का क्षेत्र, जो सत्ता की बागडोर संभालने का संभालने के लिए उत्तराधिकार का युद्ध क्या होता है, चालू हो जाता है। ठीक है, उनके बीच क्या सत्ता का लालच आ जाता है। ठीक है, और वो क्या होते हैं, इनके लगभग 4 पुत्र होते हैं, आपको याद रखना है 4 पुत्र होते हैं, और उनके बीच जो है शासन के संचालन के लिए है ना, सत्ता अपने हाथ में लेने के लिए युद्ध क्या होता है, यहाँ से चालू हो जाता है। तो इस बीच जो वहाँ उपस्थित पेशवा होते हैं वो क्या करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं, उनके युद्धों को लेकर क्या करते हैं, युद्ध विराम करते हैं। साथ ही उनके बीच समझौता कराते हैं कि भोसलों का जो साम्राज्य होता है, जो बड़ा सा साम्राज्य जो उनके शासन क्षेत्र का रहता है, उनको क्या करते हैं, विभाजन करते हैं और अलग अलग क्षेत्रों के लिए इनके चारों पुत्रों को क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में जो उनके पुत्रों को शासन करने के लिए नियुक्त किया जाता है। ठीक, इतनी बातें आप याद रखेंगे। चलिए
यहाँ पर देखिए पेशवा ने समझौता कराया और विभाजन किया, तो विभाजन किस प्रकार से हुआ है उसके बारे में देखेंगे, और साथ ही किन किन क्षेत्रों को कौन कौन से, है ना, जो भोसला शासक है आप, है ना, भोसला शासक है, मराठा शासक है, उनको दिया गया। चलिए इसी में हम लोग बढ़ते हैं, आगे करते कंटिन्यू करते हैं। देखिए जो रघुजी प्रथम के जो साम्राज्य था, है ना, भोसलों का जो शासन था, उसको कितने भागों में बांटा गया, तो उसके 4 पुत्र थे, उसको 4 भागों में बांटा गया। और किस प्रकार से था आप लोग यहाँ पे देखेंगे। नागपुर जो है रघुजी प्रथम के जो बड़े बेटे हैं, नाम है जानोजी, उनको प्रदान किया गया। ठीक है, नागपुर का जो शासन क्षेत्र है वो रघुजी प्रथम के जो बड़े पुत्र हैं, नाम है जानोजी, उनको क्या है, वहाँ का शासक नियुक्त किया गया, है ना। उसी प्रकार चौंदा जो क्षेत्र है, ये उनके दूसरे पुत्र मुधु जी को चौंदा क्षेत्र का शासक नियुक्त किया गया। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि चौंदा जो रघुजी प्रथम का जो शासनिक क्षेत्र होता है, वहाँ उनके दूसरे पुत्र मुधु जी को शासक बनाया गया। और उसी प्रकार जो बरार होता है ना, बरार का जो क्षेत्र होता है, वहाँ उनके तीसरे पुत्र नाम है सब्बा जी को वहाँ का शासन का बागडोर क्या किया जाता है, प्रदान किया जाता है। उसी प्रकार भोसलों के या मराठों के जो छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र है, यहाँ बिंबाजी भोसले को शासक बनाया जाता है, और छत्तीसगढ़ क्षेत्र का शासन का नेतृत्व जो है बिंबाजी भोसले के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर आप लोगों ने देखा है ना, रघुजी की प्रथम की मृत्यु होती है और उत्तराधिकार, है ना, शासन के युद्ध उनके बेटों के मध्य क्या हो जाता है, चालू हो जाता है। तो इसमें बीच में पेशवा जो है समझौता कराते हैं, युद्ध विराम कराते हैं, और साथ ही जो उनके शासन का क्षेत्र है उसको क्या करते हैं, 4 भागों में विभक्त करते हैं। तो रघुजी प्रथम के जो शासन का क्षेत्र है, जैसे नागपुर का क्षेत्र, ये उनके बड़े पुत्र जानोजी को प्रदान किया जाता है। साथ ही चौंदा का क्षेत्र जो है उसके जो है शासक मुधो जी को बनाया जाता है, और बरार का क्षेत्र जो है इसके शासक जो है साबा जी को बनाया जाता है। साथ ही छत्तीसगढ़ में शासन जो है ये बिंबाजी भोसले के हाथों में क्या किया जाता है, प्रदान किया जाता है। ठीक है, इतनी बातों को आपको याद रखना है। चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, अब ये अलग अलग क्षेत्र है, जैसे नागपुर, है ना, चौंदा, बरार, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग ज़्यादा क्या करेंगे, डीप से नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, हम पढ़ेंगे हमारे छत्तीसगढ़ के बारे में, क्योंकि छत्तीसगढ़ का हम लोग पढ़ रहे हैं इतिहास, और छत्तीसगढ़ में इससे संबंधित क्या चीज़ें हुई हैं इसको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो आप इतनी बातों को, जितने को मैंने बताया, आप अच्छे से उसको क्या करेंगे, रिमाइंड करेंगे। चलिए अब देखिए, जैसे ही छत्तीसगढ़ का क्षेत्र जो है ना, बिंबाजी भोसले के शासन क्षेत्र में, है ना, बिंबाजी भोसले जो है क्या यहाँ के शासक बनते हैं। अब देखिए होता क्या है, जैसे ही छत्तीसगढ़ क्षेत्र के लिए बिंबाजी भोसले को क्या किया जाता है, शासक, है ना, का नेतृत्व इनको दिया जाता है। ये जो है नागपुर क्षेत्र से कहाँ आते हैं, तो छत्तीसगढ़ आते हैं, और 1757 का वो समय होता है। ठीक है, 1757 में जब बिंबाजी भोसले, है ना, छत्तीसगढ़ के रतनपुर, जहाँ क्या इनका शासन था, मराठों का शासन था, है ना, वहाँ आते हैं। और इस समय रतनपुर में एक नाम आपको याद रखना है, मोहन सिंह। ठीक है, मोहन सिंह ये भी शासन को अपने अधिकार क्षेत्र में करने के लिए क्या होते हैं, उत्सुक रहते हैं। और ये जो है बिंबाजी भोसले का जो रतनपुर का जो शासक बनने में क्या करते हैं, व्यवधान उत्पन्न करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने क्या देखा कि जैसे ही छत्तीसगढ़ में जो रघुजी प्रथम के जो कनिष्ठ पुत्र थे, नाम है बिंबाजी, इनको छत्तीसगढ़ का शासन का क्षेत्र के नेतृत्व के लिए प्रदान किया जाता है ना। जैसे ही वो नागपुर से छत्तीसगढ़ आते हैं, तो जैसे ही ये अपने शासन क्षेत्र रतनपुर में पहुंचते हैं, तो रतनपुर में एक व्यक्ति जिनका नाम है मोहन सिंह, ये भी जो है ना, जो केंद्रीय सत्ता की कमजोरी का फायदा उठाकर शासन अपने हाथ में क्या करने का, शासन का अधिकार करने का कोशिश करता है, और बिंबाजी भोसले को जो शासन है उसी बागडोर संभालने में क्या करता है, व्यवधान उत्पन्न करता है। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। लेकिन ठीक है, बिंबाजी भोसले के साथ यहाँ देखिए होता क्या है कि मोहन सिंह इस दौरान, ठीक है, बीमार पड़ जाते हैं, और बीमारी से उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और ये व्यवधान जो है ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाता, और 1758 को, ठीक है, 1758 को बिंबाजी भोसले जो है रतनपुर का छत्तीसगढ़ में मराठा शासक बन जाते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोगों ने क्या देखा, ठीक है, 1757 को, है ना, जैसे ही बिंबाजी भोसले रतनपुर आए,
ठीक है, ये आए क्यों थे? क्योंकि इनको रघुजी प्रथम के पुत्र थे, पेशवा के द्वारा इनको समझौता कराया गया था कि ये जो क्षेत्र है ये किनको दिया जाएगा? बिम्बाजी भोसले को। ठीक है, तो जैसे ही आए इस क्षेत्र में, चूंकि इस समय क्या शासन इनकी क्या थी? कमजोर थी। ठीक है, कोई शासक है यहाँ पे था नहीं। तो जैसे ही शासक ये आए, नाम है मोहन सिंह, ये इन्होंने क्या किया? व्यवधान उत्पन्न किया, सत्ता, ये भी सत्ता को हथियाना चाहते थे। ठीक है, तो इसी समय है ना बीमारी सिंह की कुछ समय बाद क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और साथ ही 1758 को स्वतंत्र रूप से छत्तीसगढ़ में बिम्बाजी भोसले जो है क्या होते हैं? तो मराठा शासक बन जाते हैं। ठीक, अब देखिए रतनपुर में जो मराठे हैं, जो भोसले वो शासन करते हैं कैसे? तो इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। मैं उन शासकों का नाम और साथ ही उस समय को लिखा हुआ हूँ। ठीक है, ये प्रश्न में ऐसी कई बार कुट भाषा में पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे। स्टार्टिंग के तीनों को पेपर में इसके पहले क्या किया गया? पूछा गया। ठीक, तो देखिए यहाँ पे बिम्बाजी भोसले ये 1758 से लेकर 1787 तक शासन करते हैं। इसके बाद आते हैं चिमड़ा जी, है ना, चिमड़ा जी या चिमना जी, 1787 से 1788, लगभग 1 साल इनका शासन रहता है। उसके बाद आते हैं व्यंग जी भोसले, 1788 से लेके 1811 तक ये शासन करते हैं। उसके बाद पुरुषा जी या परसो जी भोसले, ये 1811 से लेकर 1816 तक शासन करते हैं। और उसके बाद अप्पा जी भोसले, ये 1816 से लेकर 1818 तक क्या करते हैं? शासन करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पे देखा क्या है ना, रतनपुर में जो बिम्बाजी भोसले शासन करने आते हैं, तो उसमें जो भोसले शासक का क्रम कैसा है? तो बिम्बाजी भोसले जो है 1758 से लेकर 1787 तक शासन करते हैं। चिमड़ा जी जो है ये 1787 से 1788 तक शासन करते हैं। और व्योम जी भोसले जो है 1788 से लेके 1811 तक शासन करते हैं। उसके बाद पुरुषा जी या परसो जी भोसले ये 1811 से लेके 1816 तक शासन करते हैं। और अंतिम शासक जो होते हैं अप्पा जी भोसले, ये 1816 से लेके 1818 तक शासन करते हैं। ठीक, तो इन सब बातों को याद रखना है ना। सीजीपीएससी के पेपर में बिम्बाजी भोसले, चिमनाजी भोसले और व्यंग जी भोसले को एक क्रम से है ना कुट भाषा में पूछा गया था। तो तीनों प्रश्न आपको पहले भी एग्जाम में देखने को मिला है। चलिए अब इसमें हम लोग विस्तृत से पढ़ेंगे। सबसे पहले बिम्बाजी भोसले के बारे में। उनका समय है 1758 से लेकर 1787 ईस्वी। ठीक, इनके शासनकाल में इनके द्वारा किस प्रकार से शासन किया गया? ठीक है, शासन क्षेत्र में कौन सा काम किया गया? ठीक है, चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं अब, है ना। वीडियो के हम लोग यहाँ से देखते हैं। ठीक, तो नाम क्या है? बिम्बाजी भोसले। ठीक है, समय आपको याद रखना है 1758 से लेके 1787 तक। इन्होंने क्या किया? छत्तीसगढ़ के भोसला शासक थे, मराठा शासक थे, इस समय तक इन्होंने शासन किया है। तो आपको याद रखना है इनके बारे में, प्रथम मराठा शासक। ठीक है, प्रथम मराठा शासक कौन है? तो बिम्बाजी भोसले। साथ ही रतनपुर को इन्होंने अपनी पहली राजधानी बनाई, याद रखना। रतनपुर जो है मराठों की पहली राजधानी थी, है ना। रतनपुर के बारे में आपको याद रखना है कि रतनपुर जो है मराठों की पहली राजधानी थी। ये आपको कैसे पता चलेगा? बिम्बाजी भोसले जैसे छत्तीसगढ़ आते हैं वो रतनपुर में ही आते हैं और वहीं से क्या करना चालू हो जाता है? इनका शासन चालू हो जाता है। ठीक है, तो रतनपुर जो है मराठों की क्या याद रखना है? पहली राजधानी थी। ठीक है, अब इसी समय आपको क्या देखने को मिलता है? ठीक इसके पहले कलचुरी वंश जो है शासन करते रहता है। तो कलचुरी वंश का शासन आपको है ना रतनपुर में और साथ ही रायपुर में देखने को मिलता है। तो जब उन दोनों क्षेत्र को इनके द्वारा क्या किया लिया जाता है? विजिट कर लिया जाता है। तो ये जो है रायपुर और रतनपुर दोनों के प्रशासनिक एकीकरण कर देते हैं। ठीक है, पहले क्या होता था कि रतनपुर और रायपुर में, ठीक है, रतनपुर के कलचुरी वंश और रायपुर के जो कलचुरी वंश की जो लाहौरी शाखा है, उनके दो अलग अलग है ना शाखा के द्वारा क्या किया जाता था? वहाँ शासन किया जाता था। लेकिन जैसे ही बिम्बाजी भोसले आए, उन्होंने रायपुर और रतनपुर दोनों की जो प्रशासनिक संरचना है उसको क्या कर दिया? एकीकरण कर दिया। मतलब अब रायपुर और रतनपुर दोनों एक ही जगह से उनका शासन व्यवस्था क्या हो गया? यहाँ से चलना प्रारंभ हो गया। ठीक, इतनी बातें आपको याद होंगी। उसके बाद रतनपुर में याद रखना है कि रतनपुर में न्यायालय की स्थापना ये भी किसने किया था? तो बिम्बाजी भोसले ने। ठीक है, रतनपुर में जो न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो आपको याद रखना है बिम्बाजी भोसले के बारे में। ठीक है,
रतनपुर में जो न्यायालय की स्थापना है ये किसके द्वारा किया गया, तो आपको याद रखना है बिम्बाजी भोसले के बारे में। ठीक है, साथ ही जो परगना पद्धति है ना, जो रतनपुर में उस समय चालू किया गया था, उसके जो सूत्रधार हैं उनका नाम है बिम्बाजी भोसले, है ना। जो परगना पद्धति उस समय तत्कालीन समय में आपको रतनपुर बिलासपुर क्षेत्रों में देखने को मिला है, उसका जो सूत्रधार है नाम है बिम्बाजी भोसले। साथ ही परगना पद्धति संबंधित ये बातें आपको याद रखनी है कि परगना पद्धति का जो जन्मदाता है उसका नाम है विट्ठल दिवाकर, है ना, विट्ठल राव दिवाकर। यहाँ पर आप लोगों ने क्या देखा कि जो परगना पद्धति है, ठीक है, इसका सूत्रधार जो कौन है, तो उसका नाम आपको याद रखना है बिम्बाजी भोसले। साथ ही जो परगना पद्धति ये आपको रतनपुर के आसपास के क्षेत्र में बिम्बाजी भोसले के शासनकाल में देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन इसका जो जन्मदाता है परगना पद्धति का नाम है विट्ठल राव दिवाकर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि परगना पद्धति का जन्मदाता कौन है, तो आपको याद रखना है विट्ठल राव दिवाकर। ठीक है, ये बातें यहाँ तक हो गई। चलिए अब इसी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मोहम्मद खान तारन। ठीक है, ये जो है सैनिक हुआ करते थे किसके समय, तो बिम्बाजी भोसले के समय। और इनकी जो सैन्य सेवा के बदले, है ना, ये जो सैन्य सेवा मतलब बहादुरी के साथ लड़ते थे, साहस के साथ लड़ते थे, अपने बिम्बाजी भोसले है ना अपने शासक के प्रति ईमानदार रहते थे और उनकी तरफ से लड़ते थे। तो इनके जो सैन्य सेवा में इन्होंने जो बहादुरी दिया उसके बदले बिम्बाजी भोसले जो है मदनगढ़ किले के जो 5 क्षेत्र होते हैं उनको पुरस्कार स्वरूप दान कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक नाम याद रखना, मोहम्मद खान तारन, ये जो है सेवक होते हैं, सैन्य सेवक होते हैं किनके, तो बिम्बाजी भोसले के। और बिम्बाजी भोसले के तरफ से ये बहादुरी से, है ना, साहस के साथ क्या करते हैं, युद्ध में लड़ते हैं। और इससे जो है इनकी बहादुरी को देखकर जो है बिम्बाजी भोसले, है ना, मदनगढ़ किले के आसपास का जो 5 क्षेत्र है उसको पुरस्कार स्वरूप मोहम्मद खान तारन को क्या करते हैं, दान दे देते हैं, या ठीक है इन जो मदनगढ़ किले क्षेत्र है उसको पुरस्कृत कर देते हैं। ठीक, ये बातें हो गई किसके बारे में, मोहम्मद खान तारन के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दशहरा का समय होता है, जब दशहरा उत्सव मनाया जाता है तो वहाँ स्वर्ण पत्र देने की प्रथा भी प्रारंभ किसने की, तो बिम्बाजी भोसले में। ठीक है, दशहरा उत्सव के दौरान आप लोग देखेंगे कि स्वर्ण पत्र जो देने की या प्रदान करने की जो प्रथा थी ये किसने चालू किया था, तो आपको याद रखना है बिम्बाजी भोसले ने। ठीक है, दशहरा उत्सव के समय आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा कि स्वर्ण पत्र क्या किया जाता था, जो देने की प्रथा थी ये चालू किया गया था बिम्बाजी भोसले के द्वारा। साथ ही दूधाधारी जो मठ है ये आपको याद रखना है रायपुर में है ना, इसे रिलेटेड प्रश्न पेपर में कई बार पूछा गया है। दूधाधारी जो मठ है ये कहाँ है, तो याद रखना है आपको रायपुर में है। और दूधाधारी मठ का जो जीर्णोद्धार का काम करवाया था ये करवाया था बिम्बाजी भोसले ने। ठीक है, दूधाधारी मठ का जो जीर्णोद्धार का काम कराया गया था किसके द्वारा कराया गया था, तो बिम्बाजी भोसले के बारे में। साथ ही याद रखना दूधाधारी मठ ये कहाँ है, तो रायपुर में है। कहाँ है, तो आपको याद रखना है रायपुर में है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और दूधाधारी मठ के जो जीर्णोद्धार करता है उनका नाम है बिम्बाजी भोसले। साथ ही दूधाधारी मठ के जो निर्माण करता है नाम है बालभद्र दास। ठीक है, जो दूधाधारी मठ है उसका जो निर्माण करता है नाम है बालभद्र दास, और उसको जो जीर्णोद्धार का काम किया था उनका नाम है बिम्बाजी भोसले। ठीक है, इतनी बातें आपको क्या हो जाएगी होंगी, समझ में आ गई होंगी। चलिए ठीक, अब हम लोग इसी में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जो रतनपुर में है ना, याद रखना रतनपुर में जो राम टेकरी का मंदिर है इसका स्थापना भी बिम्बाजी भोसले के द्वारा कराया गया। ठीक है, रतनपुर में जो राम टेकरी का मंदिर है इसका स्थापना भी किसके द्वारा किया गया, तो बिम्बाजी भोसले के द्वारा। इसी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अमरकंटक में जो नर्मदा माई मंदिर में कुंड और मंदिर का निर्माण भी बिम्बाजी भोसले के द्वारा कराया गया है। ठीक है, अमरकंटक में जो नर्मदा माई का मंदिर है उसमें कुंड और मंदिर का निर्माण भी किसने, तो बिम्बाजी भोसले ने कराया है। ठीक है, साथ ही जो राजीव लोचन मंदिर जो महासमुंद में है उसके खर्च के लिए एक गांव दान में दिए थे, उसके खर्च के लिए एक गांव दान में दिए थे। कौन, तो आपको याद रखना है बिम्बाजी भोसले। ठीक है, जो राजीव लोचन मंदिर है, ठीक है, उसके खर्च के लिए एक गांव दान में दिया गया था किसके द्वारा, तो बिम्बाजी भोसले के द्वारा।
साथ ही संगमेश्वर शिव मंदिर जो रतनपुर में है, इसका स्थापना भी बिंबाजी भोसले के द्वारा किया गया था। संगमेश्वर जो शिव मंदिर है रतनपुर में, इसका स्थापना भी किसके द्वारा कराया गया था? तो याद रखना है, बिंबाजी भोसले के द्वारा। ठीक है, संगमेश्वर शिव मंदिर का जो स्थापना किसके द्वारा कराया गया, तो आपको याद रखना है बिंबाजी भोसले के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? तो बिंबाजी भोसले के द्वारा। ठीक है, साथ ही इसी में आप आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 1778 ईस्वी में जो काकती वंशी शासक है ना, इनके साथ बिंबाजी भोसले जो है कोटपाड़ की संधि करते हैं। ठीक है, 1778 ईस्वी में बिंबाजी भोसले जो हैं काकती वंशी शासक के साथ कोटपाड़ की संधि करते हैं और पहली बार जो है बस्तर जो है ना, बस्तर का जो क्षेत्र है वो मध्य छत्तीसगढ़ के भाग का अभिन्न अंग या भाग बन जाता है। ठीक है, बिंबाजी भोसले के समय आपको 1778 का समय याद रखना है। 1778 में आपको याद रखना है काकती वंशी शासक। कौन? तो काकती वंशी शासक। नाम क्या है? तो यहाँ पे आप नाम में नहीं जाइएगा, क्योंकि जब काकती वंश पढ़ेंगे बस्तर में आगे तो वहाँ इसके बारे में डीप से पढ़ेंगे। ठीक है, आप फिलहाल यहाँ पे देखिएगा कि 1778 ईस्वी में काकती वंशी शासक के साथ बिंबाजी भोसले जो है संधि करते हैं। उस संधि का नाम होता है कोटपाड़ की संधि, और पहली बार इस संधि के तहत बस्तर का क्षेत्र जो है मध्य छत्तीसगढ़ के क्षेत्र का हिस्सा बनता है, अभिन्न अंग बनता है ना। बस्तर को जो है छत्तीसगढ़ क्षेत्र में क्या तो शामिल कर लिया जाता है। ठीक, ऐसा कब हुआ? तो पहली बार हुआ है ये। ठीक है, साथ ही इनके समय कुछ विद्रोह आपको देखने को मिलेंगे है ना रियासत क्षेत्र में, जैसे कि धमधा। ठीक है, धमधा जो जमींदारी क्षेत्र में क्या होता है, आपको विद्रोह देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बिंबाजी भोसले का विद्रोह धमधा के जमींदार के द्वारा किया जाता है। और ठीक है, जब क्या किया, हाँ, धमधा के जमींदार जो है क्या करते हैं, बिंबाजी भोसले का शासन का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। और जिसके विरोध में है ना, जिसके विरोध में बिंबाजी भोसले इन पर क्या करने चले थे, युद्ध के लिए है ना, आक्रमण करने के पहले ये क्या करते हैं, 1781 में जल समाधि ले लेते हैं। ठीक है, तो धमधा के जमींदार जो है, आपको यहाँ पे देखना है कि बिंबाजी भोसले का शासन क्षेत्र जब चल रहा था तो उसमें धमधा रियासत या धमधा जमींदारी के जो जमींदार थे वो क्या करते हैं, बिंबाजी भोसले के विरोध कर देते हैं। और जिसके खिलाफ बिंबाजी भोसले जो है यहाँ पर युद्ध करने की नीति बनाते हैं। और युद्ध करने के लिए जैसे ही वो प्रारंभ करते हैं, क्या होता है, 1781 में जैसे ही इसके जमींदार को पता चलता है, वो क्या करते हैं, जल समाधि ले लेते हैं अपनी पत्नी के साथ। ठीक है, उसी प्रकार खैरागढ़ जमींदारी से आपको याद रखना है कि खैरागढ़ की जमींदारी से सर्वाधिक टकोली लिया जाता है। ठीक है, बिंबाजी भोसले के समय आपको याद रखना कि खैरागढ़ जो जमींदार है उसे सर्वाधिक टकोली क्या है, सर्वाधिक टैक्स या सर्वाधिक कर लिया जाता है। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे आपको याद रखना है। चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कोरबा जमींदारी के बारे में, है ना। तो कोरबा के जमींदार जो है क्या करते हैं, ये जो विरोध करते हैं तो इनको क्या किया जाता है, जमींदारी जब्त कर ली जाती है। ठीक है, कोरबा के जमींदार जो है जब बिंबाजी भोसले का विरोध करते हैं तो उनके विरोध के कारण उनकी जमींदारी जो है बिंबाजी भोसले के द्वारा क्या तो जब्त कर ली जाती है। ठीक है, जब्त कर ली जाती है। और जमींदारी जब्त करने वाली एकमात्र घटना छत्तीसगढ़ में कोरबा में देखने को मिली है। ठीक है, जमींदारी जब्त करने वाली एकमात्र घटना छत्तीसगढ़ में कोरबा में क्या हुआ तो देखने को मिली है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कांकेर में। कहाँ तो कांकेर में। ठीक है, कांकेर जो है आपको याद रखना है, बिंबाजी भोसले के शासनकाल में ये जो टकोली टैक्स या कर नहीं देते थे, बल्कि ये 500 घुड़सवार सैनिक क्या करते थे, बिंबाजी भोसले को प्रदान करते थे। ठीक है, कांकेर में आपको याद रखना है बिंबाजी भोसले के समय कि कांकेर के जो जमींदार है वो टकोली या टैक्स या कर नहीं देते थे, बल्कि टैक्स या कर के बदले 500 घुड़सवार सैनिक जो है ये प्रदान करते थे। ठीक है, उसी प्रकार चांपा की जमींदारी के बारे में याद रखना है कि चांपा के जमींदार को क्या तो दीवान कहकर पुकारा जाता था। ठीक है, चांपा के जो जमींदार है उसको क्या तो दीवान के नाम से जाना जाता था। चलिए इसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे चांग बखार के बारे में। ठीक है, चांग बखार रियासत के बारे में देखेंगे कि चांग बखार में ठीक है ये क्या करते हैं, बिंबाजी भोसले का जब विरोध करते हैं तो बिंबाजी भोसले यहाँ पर क्या कर देते हैं, आक्रमण कर देते हैं। और आक्रमण करने के बाद ये जो है चांग बखार जो है क्या तो टकोली टैक्स या इनको पैसे नहीं दिया रहता था, उसको क्या करते हैं, टकोली देने के लिए विवश कर देते हैं, है ना। टैक्स क्रय ये देने के लिए क्या करते हैं, विवश कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखते हैं है ना कि
बिंबाजी भोसले के शासनकाल में कुछ जमींदारी देखी कहाँ मिले, कहाँ धमधा में, खैरागढ़ में, कोरबा में, कांकेर में, चांपा में और चांग बखार में। ठीक है, तो धमधा में आप लोग देखते हैं कि धमधा के जमींदार के द्वारा विद्रोह किया जाता है। ठीक है, बदले में है ना बदले में नागपुर के जो आए हुए रतनपुर में जो शासन ग्रहण किए हुए भोसला शासक नाम है बिंबाजी भोसले, ये क्या करते हैं, इन पे आक्रमण करने की नीति बनाते हैं और आक्रमण करने के लिए क्या कर लेते हैं, चले भी जाते हैं। तो जब ये सुनते हैं धमधा के जमींदार तो 1781 में, याद रखना, वो जल समाधि ले लेते हैं। ठीक है, उसी प्रकार खैरागढ़ में आप लोग देखते हैं कि बिंबाजी भोसले के समय सर्वाधिक टकुली यहाँ से क्या किया जाता था, लिया जाता था। कोरबा जमींदारी में आप लोग देखते हैं कि जब विरोध करते हैं बिंबाजी भोसले का तो कोरबा के जमींदार से जमींदारी क्या कर ली जाती है, जब्त कर ली जाती है। और छत्तीसगढ़ में जमींदारी जब्त तक होने वाली एकमात्र घटना कोरबा से आपको देखने को मिलेगी। साथ ही कांकेर से आपको याद रखना है कि कांकेर जो है बिंबाजी भोसले को कोई भी टकोली नहीं देता था, कोई भी टैक्स नहीं देता था, बल्कि उसकी जगह 500 घुड़सवार सैनिक जो है सैन्य सेवा के लिए प्रदान कर किया जाता था। चांपा के बारे में बस इतना ही याद रखना है कि चांपा के जमींदार को दीवान कहा जाता था। साथ ही चांग बखार के बारे में आपको याद रखना है कि जब चांग बखार के जब जमींदार के द्वारा या रियासत के दार के द्वारा क्या आक्रमण टकोली नहीं दिया जाता था तो बिंबाजी भोसले के द्वारा उन पर आक्रमण किया जाता है और आक्रमण करके उनको विवश कर दिया जाता है टकोली देने के लिए। ठीक, ये पूरी बातें हो गई। अभी हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पे मराठा काल में कि इनका जो शासन है आपको कहाँ देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र के नागपुर में। ठीक है, महाराष्ट्र के नागपुर में जो रघुजी प्रथम होते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार के लिए, शासन क्षेत्र को अपने क्या करने के लिए, अपने अधिकार क्षेत्र में लेने के लिए, है ना, ये क्या करते हैं, उत्तराधिकार के लिए युद्ध करने लगते हैं। पेशवा ये सब देखते हैं और उनके भी समझौता कराते हैं, युद्ध विराम कराते हैं। साथ ही उनके क्षेत्रों का विभाजन कर देते हैं ताकि उनके पुत्रों के बीच जो अधिकार क्षेत्र के लिए जो युद्ध हो रहा है उसमें क्या हो जाए, विराम लग जाए और उनके अधिकार क्षेत्र का क्या कर दिया जाता है, यहाँ पे विभाजन कर दिया जाता है, बंटवारा कर दिया जाता है। ठीक है, तो नागपुर जो क्षेत्र है इसके शासन जो है जानू जी को प्रदान किया जाता है। चौंदा का जो क्षेत्र है वो मूधो जी को प्रदान किया जाता है। बरार, मध्य प्रांत का बरार का जो हिस्सा होता है उसको सावा जी को प्रदान किया जाता है। और छत्तीसगढ़ जो है बिंबाजी भोसले जो रघुजी प्रथम के कनिष्ठ सबसे छोटे पुत्र होते हैं उनके शासन क्षेत्र में छत्तीसगढ़ आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि मराठा शासन क्षेत्र में इतनी सारी बातों को याद रखना है। चलो एक फास्ट रिवीजन, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए छत्तीसगढ़ में मराठों का शासन जो है 4 चरणों में देखने को मिलेगा आपको, जिसमें प्रत्यक्ष भोसलों के द्वारा, है ना, जो भोसला शासक वो क्या करते हैं, छत्तीसगढ़ आते हैं और यहीं की राजधानी से क्या करते हैं, शासन करते हैं। ये आपको मिलेगा 1758 से लेकर 1787 तक। ठीक है, उसके बाद भोसला शासक तो यहाँ पे नहीं आते हैं। ठीक है, वो क्या है, सूबेदार नियुक्त करते हैं, जैसे ठेकेदार नियुक्त किया जाता है वैसे ही, और सूबेदार के माध्यम से वो क्या करते हैं, शासन करने लगते हैं। और ऐसा शासन काल जब चलता है सूबेदार के नाम से तो इसको सूबेदारी शासन व्यवस्था कहा जाता है। और ये 1787 से लेकर 1818 तक ऐसा व्यवस्था यहाँ पे चलता है। उसके बाद उस समय ब्रिटिश जो है धीरे धीरे छत्तीसगढ़ और धीरे धीरे पूरे भारत और साथ ही छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र है वहाँ पर अपने आधिपत्य क्या करने के लिए जमाने में वो कामयाब हो जाते हैं। और जो ये मराठा है, भोसले जो हैं, ये ब्रिटिशों के क्या हो जाता है, अधीन आ जाते हैं। तो ब्रिटिश के अधीन ये जो है 1818 से लेकर 1830 तक शासन करते हैं। इसके बाद इस टाइम पीरियड में जब ब्रिटिश के अधीन ये शासन करते रहते हैं तो अंतिम जो मराठा शासक है उनकी, है ना, जो पुत्र है वो क्या होता है, वो बालिग नहीं होता, वो शासन क्षेत्र को संभालने के लायक नहीं रहता है। तो अंग्रेजों के द्वारा उनको क्या किया जाता है, संरक्षण देकर उनके साथ शासन किया जाता है। और जैसे ही वो पुत्र जो है लायक होता है, शासन का बागडोर उनके हाथ में सौंप देते हैं मराठों के साथ में, है ना। और पुनः यहाँ पे भोसला शासन आपको देखने को मिलेगा और इसका टाइम पीरियड जो है 1830 से लेकर 1854 तक है। ठीक है, तो इसी में हम लोगों ने डिस्कस किया 1718 से लेके 1787 तक। तो याद रखना है नागपुर से जो रघुजी प्रथम की मृत्यु के साथ उनके जो 4 पुत्र होते हैं, ठीक है, उनके बीच उत्तराधिकार का युद्ध चालू हो जाता है और साथ ही पेशवा हस्तक्षेप कर इन चारों क्षेत्रों को उनके चारों पुत्रों में क्या करते हैं, बांट देते हैं। उसके बाद 1757 को बिंबाजी भोसले जब रतनपुर, है ना, अपने शासन को क्या ग्रहण करने के लिए आते हैं तो इस दौरान रतनपुर में मोहन सिंह नाम के व्यक्ति जो है ये भी मराठों का जो केंद्रीय शासन की जो कमजोरी है उसका फायदा उठाते हुए सत्ता को हड़पने की कोशिश करते हैं और व्यवधान उत्पन्न करते हैं, जिसमें मोहन सिंह जो है बीमार पड़ते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है। और 1758 को, है ना, इनकी मृत्यु के उपरांत बिना व्यवधान के ये जो शासन है ये बिंबाजी भोसले को क्या होता है, वहाँ का शासक बन जाते हैं वो। ठीक,
अब देखिए, जैसे ही बिम्बा रतनपुर में जो भोसले शासक है उनका क्रम देखेंगे तो ये तीनों आपको याद रखना है, सीजीपीएससी के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो बिम्बा जी ये जब शासन करते हैं 1758 से लेकर 1887 तक, चिमना जी ये 1787 से लेकर 1788 तक, वियोंग जी भोसले 1788 से लेकर 1811 तक, पुरसा जी या परसो जी भोसले 1811 से लेकर 1816 तक, और अप्पा जी भोसले 1816 से लेकर 1818 तक। ठीक है, तो बिम्बा जी के बाद ये सारे जो नाम हैं, है ना, जो रतनपुर में जो शासक होते हैं मराठा शासक, इनको क्रम आपको याद रखना है, साथ ही शासन का जो समयकाल है याद रखना है। अब बिम्बा जी भोसले के बारे में आप लोगों ने देखा कि 1758 से लेके ये 1787 तक शासन करते हैं, तो ये जो प्रथम मराठा शासक होते हैं ये याद रखना है। दूसरी चीज़ ये कि रतनपुर जो मराठों की पहली राजधानी बनी, ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। जैसे ये शासन का बागडोर अपने हाथ में लेते हैं, ये रतनपुर रायपुर का जो प्रशासन है उसका एकीकरण कर देते हैं। ठीक है, साथ ही रतनपुर में न्यायालय की स्थापना करते हैं। परगना पद्धति के सूत्रधार होते हैं बिम्बा जी भोसले, लेकिन परगना पद्धति के जो जन्मदाता हैं उनका नाम है विठल राव दिवाकर। साथ ही जो इनके सैन्य सेवक नाम है मोहम्मद खान तारण, उनको उनकी सैन्य सेवा बहादुरी के बदले ये जो है मदनगढ़ जो किले के आसपास का जो 5 क्षेत्र है उनको बहादुरी के बदले पुरस्कृत करते हैं। ठीक है, साथ ही दशहरा उत्सव के समय स्वर्ण पत्र दान देने की ये जो है प्रथा जो है बिम्बा जी भोसले के द्वारा चालू की गई, और दूधाधारी जो मठ है इसका जीर्णोद्धार जो है रायपुर में ये बिम्बा जी भोसले के द्वारा कराया गया था। साथ ही दूधाधारी मठ का जो निर्माण करता है उसका नाम है बालभद्र दास। क्या नाम है? तो बालभद्र दास। इतनी बातों को आप अच्छे से याद रखेंगे। चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं। तो बिम्बा जी भोसले जो है रतनपुर में राम टेकरी मंदिर का क्या स्थापना करते हैं, ये बात भी याद रखना है। साथ ही इनका शासन क्षेत्र आपको याद रखना है कि रतनपुर के आसपास का क्षेत्र है, उसी में अमरकंटक भी उस क्षेत्र के अंतर्गत आता था, जहाँ नर्मदा माई का मंदिर है, और नर्मदा माई के मंदिर में कुंड और मंदिर का निर्माण भी बिम्बा जी भोसले के द्वारा कराया जाता है। साथ ही जो राजीलोचन मंदिर महासमुंद में है, उस राजीलोचन मंदिर के खर्च के लिए एक गांव बिम्बा जी भोसले के द्वारा दान में दिया जाता है। साथ ही संगमेश्वर शिव मंदिर जो रतनपुर में है उसका स्थापना भी बिम्बा जी भोसले के द्वारा कराया जाता है। 1778 को आपको याद रखना है, कोटपाड़ की संधि होती है। ये जो है मराठों, है ना, भोसलों और काकती वंशी जो बस्तर क्षेत्र में शासक होते हैं उनके बीच होती है, और इसी कोटपाड़ के संधि के साथ जो बस्तर क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़ के मध्य क्षेत्र में क्या हो जाता है, शामिल हो जाता है। छत्तीसगढ़ का अभिन्न अंग बन जाता है पहली बार। कब? तो 1778 को। अब इसके बाद इनके जो जमींदारी क्षेत्र है जैसे धमधा, वहाँ इनके विरोध किया जाता है, और जब ये वहाँ युद्ध के लिए कूच करते हैं तो 1781 में उनके जमींदार के द्वारा जल समाधि ले ली जाती है। उसी प्रकार खैरागढ़ जमींदार से आपको याद रखना है कि सर्वाधिक टकोली या टैक्स जो है यहीं से लिया जाता है। साथ ही कोरबा में जो विद्रोह होता है, तो विद्रोह जो किया जाता है जमींदार के द्वारा, तो उसकी जमींदारी जब्त की जाती है, और छत्तीसगढ़ में जमींदारी जब्त करने वाली एकमात्र घटना आपको यहाँ देखने को मिलेगी। साथ ही कांकेर के बारे में याद रखना है कि जो टकोली टैक्स या कर नहीं देते थे, बल्कि 500 घुड़सवार सैन्य सेवा के बदले क्या करते थे, प्रदान करते थे। ठीक है, सैन्य सेवा के लिए क्या करते थे, प्रदान करते थे। साथ ही चांपा के बारे में याद रखना है कि यहाँ के जमींदार को दीवान कहा जाता था। और चांग भखार के बारे में आपको याद रखना है कि चांग भखार में ये जो है आक्रमण कर, है ना, यहाँ के जमींदार के द्वारा टकोली नहीं दिया जाता था, तो वहाँ पे एक आक्रमण कर वहाँ के जमींदार को टकोली देने के लिए विवश किया जाता है। ठीक, ये सारी बातें हो गई बिम्बा जी भोसले के बारे में। देखिए यहाँ पे ज़्यादातर देखने को क्या मिला था कि धमधम जब विद्रोह हुआ तो जल समाधि ले ली, लेकिन बिम्बा जी भोसले जो है ना, ये छत्तीसगढ़ में इनका शासन, ठीक है, कुछ समय के बाद बहुत अच्छा रहा। ठीक है, इनके शासन काल में छत्तीसगढ़ की स्थिति जो है क्या थी, बहुत अच्छी थी, है ना। छत्तीसगढ़ की जो इनके शासन क्षेत्र की जो लोगों की स्थिति थी वो अच्छी थी। ठीक है, ये दयालु भी थे, साथ ही ये अच्छे तरीके से, है ना, बहुत अच्छे तरीके से क्या करते थे, पेश आते थे, काम कराते थे। तो इसी में जो ये जमींदार है ये जल समाधि ली, बाकी जितने जमींदार जो है अलग अलग क्षेत्रों में उनके द्वारा उनका विरोध किया गया, तो उनको, है ना, या तो उनके साथ बहुत ज़्यादा गलत नहीं करते थे, उनकी जमींदारी या तो क्या करते थे, जैसे यहाँ पे जब्त कर ली गई, या जमींदारी से उनको हटा दिया जाता था, नहीं तो उनको, है ना, युद्ध कर उनको माफ़ कर दिया जाता था, और टकोली, है ना, टकोली के लिए उनको विवश किया जाता था। जैसे वो टकोली देते थे उनको क्या किया जाता था, कोई कड़ी सजा नहीं दी जाती थी। ठीक है, तो ये पूरी बातें जो है मराठा शासन में छत्तीसगढ़ में है, ये बिम्बा जी भोसले के बारे में है। इसके हम लोग आगे पढ़ेंगे चिमना जी, वियोंग जी भोसले, पुरसो जी भोसले और अप्पा जी भोसले के बारे में। चलिए ठीक है, आज की क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, और इसके बाद कल आने वाली क्लास में इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए।